वेरी वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर। सही नीति सही दिशा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे और घर पर होंगे। अब याद रखिएगा, एक स्लोगन है हमारा जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे, और वो क्या है? वो है अब नहीं भारी इंग्लिश की तैयारी। और दूसरी चीज, हमारा मिशन है मिशन IBPS, इसीलिए इस सीरीज का नाम है मिशन IBPS। ठीक है, फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, आपको गिवन है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन के लिए ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं आपको वीडियो दे चुकी हूं, अब ये पार्ट 2 आया है, राइट? इसमें आपको एक सेंटेंस गिवन होगा जिसके 5 पार्ट होंगे। उनमें से 4 में से किसी एक पार्ट में गलती हो सकती है, और जो 5वां पार्ट है वो नो एरर का होगा। वहां पर आपको लगता है कि अगर ये पूरा सेंटेंस करेक्ट है तो आप क्या चूज कर लीजिएगा? नो एरर चूज कर लीजिएगा। इतना क्लियर है ना? हाँ या ना? ठीक। अगर आपको डायरेक्शन समझ में आई है तो आप क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आ चुका है। आपका टाइमर शुरू हो चुका है। आप इसको आसानी से पढ़ लीजिए पहले और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक, अब जिन जिन लोगों को इसका आंसर मिल चुका है, वेरी वेल डन। और जिनको नहीं मिला है वो समझें। पहले ये जाने कि आंसर कहां है, एरर किधर है। एरर है पार्ट नंबर 4 में। ठीक, और पार्ट नंबर 4 में क्या एरर है? लिखा हुआ है नाइदर हैड पब्लिश्ड देयर रिजल्ट्स नॉर सबमिटेड इट। ठीक, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं नाइदर दे हैड नाइदर पब्लिश्ड नॉर सबमिटेड। ऐसा क्यों कह रहे हैं? यानी कि अगर इनका मतलब है, इनके हिसाब से देखा जाए तो ये कह रहे हैं हैड को दे के पहले ले आइए, और नाइदर पब्लिश्ड और नॉर सबमिटेड, यानी कि जो हैड है ना उसे नाइदर के पहले ले आइए और नाइदर को इधर ले आइए। हैड और नाइदर की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? इसके पीछे एक टिप है, मैं आपको टिप देती हूँ। ठीक, वो ये है कि जब भी आपको नाइदर और नॉर दिखाई दे तो नाइदर के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आप यूज करते हैं, नॉर के बाद भी आप वही पार्ट ऑफ स्पीच यूज करिए। फॉर एग्जाम्पल, आप नाइदर के बाद लगाते हैं कोई नाउन, राइट? तो नॉर के बाद भी नाउन लगाइए। नाइदर के बाद प्रोनाउन लगाते हैं तो नॉर के बाद भी प्रोनाउन लगाइए। नाइदर के बाद अगर आप एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं तो नॉर के बाद भी क्या कीजिएगा? एडजेक्टिव का ही यूज कीजिएगा। इतना समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि प्रोनाउन की बात करते हैं तो नाइदर ही नॉर शी वेंट टू द ऑफिस। नाइदर के बाद प्रोनाउन है तो नॉर के बाद भी क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, इनका बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, शी नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। नाइदर के बाद वर्ब है तो नॉर के बाद भी क्या है? वर्ब है, यानी कि हमें इक्वल पार्ट ऑफ स्पीच रखनी है, इनका बैलेंस खराब नहीं करना। अगला देख लीजिए, नाइदर सरल नॉर दिव्या क्रिटिसाइज्ड एनीबडी। ना तो सरल ने और ना ही दिव्या ने किसी की निंदा करी, किसी को क्रिटिसाइज किया। ठीक, यानी कि नाइदर के बाद नाउन है और नॉर के बाद भी नाउन है। इसी तरह से हैड को ले जाइए दे के बाद। दे हैड, दे हो गया मतलब आपका सब्जेक्ट, हैड हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और नाइदर के बाद पब्लिश्ड। ना तो उन्होंने पब्लिश किया और ना ही उन्होंने सबमिट किया। दे हैड नाइदर पब्लिश्ड नॉर सबमिटेड। क्लियर? ठीक, अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। टाइमर शुरू हो चुका है, पढ़ लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए एरर कहां है। एरर जानने से पहले आंसर देख लेते हैं। पार्ट 3 में एरर है। क्या एरर है? यूज एंड
इंस्टेड ऑफ विद की जगह पर एंड का प्रयोग कीजिए। ठीक, अब क्यों करते हैं ऐसा, तो ये रूल है और इसे नोट कर लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रूल ये होता है कि जब भी देखिए बिटवीन होता है ना, ये जो वर्ड बिटवीन है, ये प्रिपोजिशन भी होता है और ये कंजंक्शन भी होता है। प्रिपोजिशन होता है तब तो आपको इसका मतलब पता है कि बीच में, है ना, कि बीच में। लेकिन जब जब ये कंजंक्शन बनकर आता है ना, जब भी ये कंजंक्शन बनकर आता है, इसके साथ हमेशा एंड लगता है, कुछ और नहीं लगता, ना लगेगा, ना विद लगे, ना बाय लगे, ना टू लगे, ना फॉर लगे। इसलिए थर्ड पार्ट में विद नहीं लगेगा, उसकी जगह क्या लगेगा, एंड लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए उससे पहले क्या है, उससे पहले आया है ये बिटवीन आया है। ठीक है, बिटवीन आया है, इसलिए बिटवीन के साथ हमेशा हम क्या लगाएंगे, बिटवीन के साथ हम लगाएंगे एंड, ना कि विद या कुछ और नहीं लगाएंगे। ठीक, वही बात नीचे लिखी हुई है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आराम से पढ़िए, ढूंढने की कोशिश कीजिए, नहीं मिले तो परेशान मत होइए, क्योंकि धीरे धीरे करके सीखेंगे हम। ठीक, आंसर देख लेते हैं कि आंसर कहां है। आंसर है पार्ट 4, यानी कि एरर जो है वो पार्ट 4 में। क्या एरर है, यूज कॉल फॉर इंस्टेड ऑफ कॉल ऑफ, यानी कि जो यहां पर ये कॉल ऑफ लिखा है ना, ये नहीं यूज करना है, बल्कि इसकी जगह क्या यूज करना है, कॉल फॉर यूज करना है। क्यों यूज करना है मैम, ऐसा क्यों करना है? ठीक है, आंसर देख लीजिए। आंसर ये है कि कॉल फॉर, आपको वर्ब के बाद एक प्रपोजिशन दिखाई देना एकदम उससे जुड़ी हुई, तो इस तरह के वर्ब्स को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे वर्ब के बाद आपको इमीडिएटली बाद आपको कोई भी प्रपोजिशन जुड़ी हुई दिखाई दे, तो इस स्ट्रक्चर को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ठीक, अब तो कॉल के बाद जब भी फॉर लगता है, याद कर लीजिए, कॉल के बाद जब भी फॉर लगता है तो उसका मीनिंग होता है डिमांड करना, मांग करना, और मतलब कहते हैं ना, और ज्यादा की डिमांड करना। और कॉल के बाद जब भी ऑफ लगता है तो ये भी फ्रेजल वर्ब होता है ना, और इसका मीनिंग होता है कैंसिल करना, यानी कि रद्द कर देना। क्लियर हो गया ना, यानी कि इसका मतलब होता है कैंसिल कर देना या फिर रद्द कर देना। फॉर लगा होता है कॉल के बाद, कॉल फॉर मीन्स डिमांड करना। दे कॉल्ड फॉर स्क्रूटनी, उन्होंने स्क्रूटनी की डिमांड की। और दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, उन्होंने मीटिंग को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, स्थगित कर दिया। आई होप समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो सेशन को शेयर कर दीजिए और हमको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब जब भी आपको नेक्स्ट वीडियो देखना हो ना, तो जैसे ही वो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो रहा, ये टाइमर के साथ देखते हैं। पढ़िए आराम से और कोशिश करिए, धीरे धीरे करके कोशिश करना शुरू करिए कि कहाँ एरर हो सकती है। अगर आपने पहला सेशन ध्यान से देखा था तो आई एम डैम श्योर कि आपको इसमें एरर मिल जाएगी। मगर अगर आपने पहला सेशन ध्यान से नहीं देखा या इनकेस देखा ही नहीं, तो एक बार देखिएगा जरूर। एक तो आपको थोड़े से रूल्स ज्यादा पता चल जाएंगे, प्लस ये वाली एरर भी आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। ठीक, देखिए आंसर कहाँ है। एरर जो है वो है पार्ट 3 में। ऐसा हमें पता चल गया कि एरर है पार्ट 3 में। क्या लिखा है, वुड के साथ V1, यानी कि इधर लिखा है वुड, तो ये टेकिंग प्लेस नहीं होगा, बल्कि टेक की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टेक होती है। ठीक है, टेकिंग तो आईएनजी फॉर्म होती है ना, फोर्थ फॉर्म होती है ना, इसलिए टेकिंग नहीं आएगा, उसकी जगह क्या आएगा, टेक आएगा, यानी कि वुड टेक प्लेस। ठीक, अब टिप क्या है, टिप भी तो होनी चाहिए ना, कुछ कोई तो रूल होगा जिस वजह से हमने ऐसा कहा। बिल्कुल ठीक, हमने कहा जब कभी भी मॉडल्स आते हैं उनके बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है। फिर से सुनिए, जब कभी भी मॉडल्स आते हैं उनके बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है। दूसरा सवाल, मैम मॉडल्स क्या होते हैं?
तो ये रहे मॉडल्स, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ought to, used to आदि। ये आपके मेन मॉडल्स होते हैं जब भी कभी भी सेंटेंस में आए और जब भी कभी भी उनके बाद कोई भी वर्ब इस्तेमाल करना हो तो उसकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज कीजिएगा, कोई और फॉर्म यूज मत कीजिएगा वरना वो एरर मानी जाएगी। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए, एरर ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक, जिनको एरर मिल गई है बहुत बधाई। ठीक, अब चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या वही एरर है जो आपने सोची है। तो एरर है पार्ट 1 में। कहाँ है? पार्ट 1 में। क्या एरर है? लिखा है यूज देयर इन प्लेस ऑफ हिज, यानी कि ये जो आपको पार्ट 1 में हिज दिख रहा है ना, यहां पर हिज इस्तेमाल ना करके क्या इस्तेमाल करना है? देयर का प्रयोग करना है। ठीक, क्यों? क्योंकि टिप, प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्रोनाउन भी प्लूरल आता है और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा प्रोनाउन भी सिंगुलर आता है। क्यों आता है मैम? ऐसा ही क्यों होता है, मैं ये भी जान लीजिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि नाउन के लिए ही आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो जैसा नाउन होता है वैसा ही प्रोनाउन होता है। नाउन अगर कोई मेल है तो प्रोनाउन भी उसके अकॉर्डिंग ही लगता है ना। और अगर नाउन कोई फीमेल है तो प्रोनाउन भी उसके अकॉर्डिंग फीमेल वाला लगता है। इसी तरह से अगर वो सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर आता है, अगर वो प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल आता है। जैसे लिखा है ही ईट्स हिज फूड, यानी कि ही सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ हिज फूड, ठीक, सिंगुलर वचन। अब दे यानी कि वे अपना खाना खाते हैं तो देयर, क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसलिए इसके लिए प्रोनाउन भी कैसा आएगा? बहुवचन आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ या ना? सच्ची सच्ची बताना है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो हिट कीजिए लाइक, और अगर कुछ कंफ्यूजन है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है या कोई डाउट रेज हो रहा है, ठीक, तो उसको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, वो डाउट अपना मुझसे पूछिए, मैं आपको वो डाउट भी क्लियर कर दूंगी। ठीक, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आराम से पढ़िए। ठीक है, अब इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है पार्ट 4 में। ठीक, जो एरर है वो है पार्ट 4 में। क्या एरर है पार्ट 4 में? वॉज लाइकली टू टेक प्लेस, यानी कि इधर देखिए, जब जो पार्ट 4 है वो ये है कि वॉज आएगा लाइकली के प्लेस पे, वॉज आएगा लाइकली के प्लेस पे, और लाइकली आएगा वॉज के प्लेस पे। ठीक, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। क्यों करना है इन दोनों को इंटरचेंज? क्योंकि जितने भी एडवर्ब होते हैं वो क्वालिफाई करते हैं वर्ब को, या फिर किसी एडजेक्टिव को, या फिर दूसरे अपने जैसे दिखने वाले एडवर्ब को। जितने भी एडवर्ब होते हैं या तो वो किसी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, या फिर अपने जैसे दिखने वाले एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं। ठीक, इसलिए ये जो एडवर्ब लाइकली है ना, ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा, टेक प्लेस को क्वालिफाई करेगा, इसलिए उसी के साथ तो होना चाहिए, जिसको क्वालिफाई करेगा उसी के साथ तो होना चाहिए ना। ये टेक प्लेस वर्ब है और इसी को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, इसलिए वॉज जाएगा पहले और लाइकली आएगा बाद में, क्योंकि उसे क्वालिफाई करना है टेक प्लेस को। तो यानी कि ये बन जाएगा टू द वेक्स्ड बाउंड्री डिस्प्यूट वॉज लाइकली
टू टेक प्लेस। ठीक, डिस्प्यूट जो कि होने वाली थी, संभावना थी कि एक डिस्प्यूट होने वाली थी, तो वॉज लाइकली, संभावना थी टू टेक प्लेस होने की। ठीक है, अब अगला टिप। टिप क्या है? टिप ये है कि एक तो आप ये बात ध्यान रखिए कि जितने भी जनरली जो एडवर्ब्स होते हैं ना, या आप ये एक समझ लीजिए कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर, किसी काम को करने का ज्यादातर तरीका बताते हैं। ऑनेस्टली, कॉन्फिडेंटली, ट्रूली, है ना, तो जो काम को करने का तरीका बताते हैं, जनरली, स्पेसिफिकली, तो उनके बाद जनरली एलवाई ही लगता है, तो वो एडवर्ब हो जाते हैं। जैसे लिखा भी है, ब्रिस्कली, बिजिली, कामली, एब्सोल्यूटली, एक्चुअली, केयरफुली, केयरलेसली, सारे एडवर्ब हुए। दूसरा, यहाँ ये जो आपने जब सेंटेंस पढ़ा होगा ना, तो कुछ लोगों के मन में आया होगा, मैम ये हैमर आउट क्या होता है? हैमर तो हथौड़ी होती है, हैमर आउट अ सोल्यूशन। अब जिनकी रीडिंग स्किल्स बहुत ज्यादा शार्प होंगे उन्हें तो समझ में आया होगा, हैमर आउट अ सोल्यूशन मतलब कुछ कुछ सोल्यूशन निकालने जैसी बात हुई है, लगभग वैसे ही है इसका मीनिंग। तो हैमर आउट एक फ्रेजल वर्ब होता है। ठीक, मैंने कहा था ना कि वर्ब के बाद इमीडिएटली बाद जब आपको कोई प्रपोजिशन दिखाई दे तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। पहली चीज तो ये। दूसरा, अगर आप किसी एग्रीमेंट को या किसी भी संधि को, किसी भी ट्रीटी को हैमर आउट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक बहुत कठिन डिस्कशन के बाद, एक बहुत लंबे डिस्कशन के बाद सक्सेसफुल हो चुके हैं एक रिजल्ट देने में। यानी कि आपने बहुत लंबा डिस्कशन किया था, बहुत ही कठिन डिस्कशन किया था किसी संधि को लेकर या किसी एग्रीमेंट को लेकर, और फाइनली आप उसको करने में कामयाब हो गए। ठीक है, जब आप किसी संधि या किसी एग्रीमेंट को लेकर कामयाब हो गए, बहुत लंबे डिस्कशन के बाद आप फाइनली उसको इंप्लीमेंट कर पाए, तो उसको कहते हैं हैमर आउट। यानी कि आपने क्वेश्चन भी पढ़ा, रूल भी सीखा, एरर भी निकाली, एडवर्ब की पहचान भी कर ली, प्लस आपको एक फ्रेजल वर्ब भी यहां पर सीखने को मिला कि हैमर आउट का मीनिंग होता है सो एंड सो। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए, कोशिश करिए कि एरर मिले। बिगिनर है तो सेंटेंस को पढ़ के समझने की कोशिश करिए। टाइम तो खत्म हो गया। अब देखते हैं। पार्ट 2 में एरर है। क्या है? नेशंस फैक्ट्रीज होगा, ये लिखा है, इधर देखें, नेशंस फैक्ट्रीज होगा, नेशन फैक्ट्री नहीं होगा। ठीक, क्यों? रूल, apostrophe s is used to show the connection, the relation, the belonging। ठीक, apostrophe s इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ संबंध बताता है, यानी कि एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशन बताता है, या कनेक्शन बताता है, या बिलोंगिंग बताता है कि क्या बिलोंगिंग है एक नाउन की दूसरे नाउन के साथ। तो अब लिखा है फ्रॉम द नेशन फैक्ट्रीज, देश फैक्ट्रीज, ये तो कोई लॉजिक नहीं बना ना, देश की फैक्ट्रीज लॉजिक है ना, इसलिए यहां पर हम यूज करेंगे नेशंस फैक्ट्रीज, यानी कि देश की फैक्ट्रीज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइमर के साथ सॉल्व करने की आदत मैं आपको इसलिए दिलवा रही हूं, इसलिए क्योंकि आप जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आपको जल्दी ही पढ़ना होगा, वहां पर बहुत टाइम नहीं होता हमारे पास, इसलिए। ठीक, आंसर देख लेते हैं। आंसर है पार्ट 2 में। ठीक है, यूज हैज इन प्लेस ऑफ हैव, यानी कि ये लिखा है द अबव एवरेज क्वांटिटी एंड इंप्रूव्ड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन जून। हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। क्यों आएगा? रीजन भी है, बिकॉज देयर आर 2 सब्जेक्ट्स,
यहां पर दो सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर नहीं आएगी, बल्कि कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। प्लूरल क्यों आएगी, क्योंकि दो सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से, एक तो ये है अबव एवरेज क्वांटिटी, एक तो अबव एवरेज क्वांटिटी की बात हुई है यहां पर, और दूसरा इंप्रूव्ड, बेहतर स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई है। क्योंकि एक स्पेशल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा है, तो इसलिए एक तो उस डिस्ट्रीब्यूशन, उस वितरण की बात हुई जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरा अबव एवरेज क्वांटिटी है। दो सब्जेक्ट्स हैं और किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। राधा और गीता दोनों मेरी मित्र हैं। आप क्या बोलेंगे, हैं या है, दोनों मेरी मित्र है, नहीं ना, दोनों मेरी मित्र हैं। उसी तरह से अबव एवरेज क्वांटिटी एंड इंप्रूव्ड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, दो सब्जेक्ट्स हैं और दोनों हैड एंड से जुड़े हैं, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, सिंगुलर नहीं आनी चाहिए। इसलिए यहां पर हैज नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, हैव आएगा। समझ में आ रहा है, पक्का है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है, इफ यू आर गेटिंग द पॉइंट दैट आई एम सेइंग, इफ यू आर एवरीथिंग इज नाउ, अब आपको लग रहा है कि मैं समझ पा रहा हूं, इफ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, तो सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती और जिनको इंग्लिश और सीखनी है और सीखने का मन करता है। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगला सवाल। आप ट्राई कीजिए कि आप 20 सेकेंड से पहले भी ये सवाल पढ़ लें और 20 सेकेंड के अंदर अंदर सॉल्व कर लें। ठीक, आंसर देखते हैं। पार्ट 1 में एरर है, क्या एरर है, A total of 8 lakhs Indians नहीं होगा, 8 lakhs Indians नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैम? ठीक है, तो रूल समझिए। जब कभी भी आपको एक न्यूमरल एडजेक्टिव देखने को मिले, मैम न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब कभी भी आपको एक नंबर, एक न्यूमरल एडजेक्टिव देखने को मिले और उसके बाद इमीडिएटली बाद कोई क्वांटिटी दिखे, है ना, कोई परिमाण दिखे, या फिर किसी चीज को मेजर करने की, किसी चीज को मापने की एक इकाई दिखाई दे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिखाई दे, है ना, जब कभी भी ऐसा हो। जैसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या हो गई, लाख हो गई, मिलियन हो गई, बिलियन हो गई, डजन हो गई, स्कोर हो गई, ट्रिलियन हो गई, है ना, कुछ भी इस तरह का आपको दिखाई दे, तब इन क्वांटिटीज या इन यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ये नियम है, इसे याद करें। और आपको लगता है कि अगर आप भूल जाएंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, मैं फिर से बोलती हूं, मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब कभी भी आपको एक न्यूमरल एडजेक्टिव दिखाई दे, जैसे आपको दिखाई दिया 8 नंबर है, और उसके बाद आपको लाख, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, डजन, स्कोर, पेयर, ये सब कुछ दिखाई दे, इसके इमीडिएटली बाद इनमें से कुछ भी दिखाई दे, जैसे आपको यहां पे दिखाई दिया लैक्स, तो इन क्वांटिटीज को, यानी कि इस लाख या मिलियन या बिलियन या ट्रिलियन को सिंगुलर कर दीजिए, प्लूरल नहीं करिए। ठीक, इसलिए ये ठीक होगा ऐसे कि अ टोटल ऑफ 8 लाख इंडियंस, अ टोटल ऑफ 8 लाख इंडियंस। अब यहां पर जनरल अवेयरनेस के लिए मैं एक छोटी सी बात बता रही हूं। जिन्होंने सेंटेंस ध्यान से पढ़ा उन्हें दिखाई दिया कि यहां पर लिखा था ड्राफ्ट एक्सपेट कोटा बिल। एक्सपेट क्या होता है मैम? एक्सपेट होता है वो व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में रह रहा होता है। ठीक है, अपने देश की जगह किसी दूसरे देश में रह रहा होता है, उसे एक्सपेट कहते हैं। थोड़ा सा तो आइडिया लग गया होगा कि उनसे रिलेटेड बिल है। अब जान लीजिए कि आजकल देश दुनिया में चल क्या, ये चल रहा है, द लीगल एंड लेजिस्लेटिव कमिटी ऑफ कुवैत नेशनल असेंबली हैज अप्रूव्ड द ड्राफ्ट एक्सपैट कोटा बिल। ठीक, यानी कि कुवैत की जो लीगल और लेजिस्लेटिव कमिटी है उसने ये बिल पास कर दिया है, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार
इंडियंस शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द पॉपुलेशन, जिसके अनुसार कुवैत की टोटल पॉपुलेशन के 15% तक इंडियंस हो सकते हैं, उसके बाद इंडियंस नहीं हो सकते, जिसकी वजह से वहां से 7 से 8 लाख इंडियंस जो वहां पर हैं, जिनकी वहां पर रोजी रोटी है, जिनका वहां पे व्यापार है, या जिनका वहां पर जॉब है, या कुछ भी है, उनको कुवैत छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि कुवैत की लीगल और लेजिस्लेटिव कमिटी ने ये बिल पारित कर दिया है। मैम आप हमें एरर पढ़ाते पढ़ाते ये सब क्यों बता रही हैं? ये तो हम कहीं भी पढ़ लेंगे। सही बात है, आप कहीं भी पढ़ लेंगे, लेकिन आपको एक जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए। पता है, जब हमें जनरल नॉलेज होती है ना, तब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दूसरे रवैये से देखते हैं। वहां पर फिर हमें चीजें और दूसरे तरीके से भी समझ में आती है कि अच्छा यह भी रीसेंट डिस्कशन का पार्ट है, यह भी रीसेंट टॉपिक है, तो हमें ये भी पता होना जरूरी है। इससे हमारी जो नॉलेज और जो सोचने के हॉराइजन्स है ना, वो बढ़ जाते हैं। ठीक, तो जितनी नॉलेज ले लीजिए, जितना ज्ञान ले लीजिए, उतना ही कम है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? अब नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन पढ़िए, एरर ढूंढने की कोशिश कीजिए। नहीं मिलता, आराम से पढ़ के पहले समझ लीजिए सिर्फ। ठीक, आंसर देख लेते हैं। एरर है पार्ट 3 में। पार्ट 3 है, इन लद्दाख इज सो ऑब्वियस दैट द चाइनीज। इन्होंने कहा कि यहां पर जो इज लिखा है वो इज नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? वॉज आएगा। क्या आएगा? वॉज। क्यों आएगा मैम वॉज? देखिए, क्योंकि रूल कहता है कि जब भी पास्ट टेंस की बात हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी चाहिए? वॉज या वर यूज करनी चाहिए। अब भाई देखिए, ये बहुत बेसिक सी बात है, पता है ना कि जब भी प्रेजेंट टेंस की बात होती है तो इज एम आर लगता है। क्या लगता है प्रेजेंट टेंस में? इज एम आर। और जब भी पास्ट टेंस की बात होती है तो क्या लगता है? वॉज और वर। ये तो पता होगा, सबको पता होता है, तो बेसिक सी बात है ना। अच्छा नहीं पता, कोई बात नहीं, आज पता चल गया ना, अब नोट कर लीजिए। अब मैम आपको कैसे पता चला ये सेंटेंस पास्ट में? देखिए, पढ़िए, पहला जो पार्ट है ना उसे पढ़िए ध्यान से। द पीएम्स पब्लिक एंड अनडिस्गाइज्ड, ईडी लगा है, यानी कि वर्ब की पास्ट फॉर्म है, ये वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म नहीं है। द पीएम्स पब्लिक एंड अनडिस्गाइज्ड रेफरेंस टू चाइनाज एक्सपेंशनिज्म इन हिज एड्रेस, यानी कि प्रधानमंत्री के पब्लिक और एकदम रिवीलिंग, मतलब बिना कुछ छुपा कर उन्होंने बोला, उन्होंने सबके सामने जाहिर करता हुआ जो रेफरेंस था चाइना के एक्सपेंशनिज्म को लेकर, चाइना जो अपने आप को बढ़ाता चला जा रहा है ना, फैलाता चला जा रहा है, इन हिज एड्रेस, अपने संबोधन में जो उन्होंने कहा है, किसको? टू इंडियन ट्रूप्स, इंडियन ट्रूप्स को संबोधित करते हुए जो प्रधानमंत्री ने पब्लिकली और अनडिस्गाइजली जो अपनी एक बात कही है लास्ट वीक, जिसे ऐसे भी समझ में ना आए ना ईडी से, वो ये भी देख सकता है लास्ट वीक, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट मंडे, पास्ट में ही तो था ना ये सब। लास्ट वीक यानी कि लास्ट हफ्ते, लास्ट मंडे यानी कि लास्ट मंडे, अभी तो नहीं है ना, तो डायरेक्टली पता चल जाता है कि पास्ट टेंस की बात हुई है। तो जब पास्ट टेंस की बात होती है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आती है? वॉज आती है। सो इन लद्दाख वॉज सो ऑब्वियस, इतना जाहिर था, दैट कि चाइनीज जो थे लॉस्ट नो टाइम, उन्होंने जरा सा भी टाइम खोए बिना ये बात रिजेक्ट कर दी कि उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया था, जो उनके ऊपर इल्जाम लगाया प्रधानमंत्री ने, उन्होंने अब इस बात को बिना टाइम खोए खारिज कर दिया कि साहब हमने कोई एक्सपेंशनिज्म नहीं किया है, हम नहीं बढ़े आगे, हमारी ट्रूप्स ने कुछ नहीं किया है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ट्रूप्स को जब वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने क्लियर कट तौर पर जो चाइना के रेफरेंस में ये बात को खुले तौर पर कहा था। समझ आया? समझ में आ रहा है ना? अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो जो मैं रूल्स देती हूं ना आपको, जो भी नोट्स देती हूं, जो भी टिप्स देती हूं, इसको कॉपी पर लिखते चलिए। ठीक, एक जगह सिर्फ कॉपी पर रूल्स, नोट्स और टिप्स लिखते चलिए, या फिर ऐसा नहीं करना
तो स्क्रीनशॉट, बस स्क्रीनशॉट में एक नुकसान होता है कि ना वो खो जाते हैं, जैसे आप संभाल के नहीं रखें तो फिर पता चला उसके ऊपर कोई फोटो आ गई या कुछ तो वो मिस हो जाएगा, या फिर आप स्टडी का एक फोल्डर बनाकर उसको रख लीजिए, ठीक है। तो इससे ना जब भी आप रूल रिवाइज करने बैठेंगे आपको सारे रूल सिरे से याद हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, पढ़ना शुरू कीजिए। कोशिश कीजिए। ठीक, जो लोग आंसर दे पाए, नहीं दे पाए, ट्राई कर पाए, कुछ तो सोचा होगा ना मन में कि ये गलत लग रहा है, ठीक है। देखिए आंसर पार्ट 4 में है एरर। क्या एरर है? लिखा है इन हर स्किन की जगह ऑन हर स्किन आएगा। मैम ये क्या बात हुई? अब हमने इन सोचा नहीं था, हमने तो सोचा था यहाँ पे फ्रेशली नहीं आएगा। चेक करते हैं ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रूल ये कहता है कि जो ये ऑन नाम की प्रीपोजिशन होती है, ध्यान से सुनिए, ये फिजिकली इन कॉन्टेक्ट विद एंड सपोर्टेड बाय अ सरफेस। ठीक, जैसे कि पेन रखा है, योर पेन इज ऑन द टेबल, फिजिकली टच होता हुआ या सरफेस से सपोर्ट मिली हुई चीजों के लिए, जिसको सरफेस से सपोर्ट मिलता है, इस तरह की पोजीशन, इस तरह की हालत के लिए जो प्रीपोजिशन यूज होती है वो होती है ओ एन ऑन, ना कि आई एन इन। ध्यान से सुनिए, जिस चीज को धरातल से या किसी सरफेस से सपोर्ट मिला होता है या वो किसी चीज के फिजिकली कांटेक्ट में होती है, उसके लिए हम ऑन नाम की प्रीपोजिशन यूज करते हैं, इन नाम की प्रीपोजिशन नहीं यूज करते। जब आप नहाकर आते हैं तो जो आपने सोप यूज किया होता है उसकी स्मेल आपकी स्किन पर होती है, स्किन में नहीं होती है, अंदर थोड़ी ना चली जाती है, स्किन पर होती है। ठीक, तो उसके लिए यूज किया गया है ऑन हर स्किन, ना कि इन हर स्किन। आई होप समझ में आया है। नहीं तो जिन लोग को ये भी नहीं पता था ना अब तक कि ऑन कहाँ यूज होता है, उन्हें ये भी पता चल गया। तो वो क्या कर लीजिए, लिख लीजिए या तो, ठीक, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मगर याद रखिएगा। नेक्स्ट, पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। Output in the 8 core industries suffered an overall contraction for a third straight month in May as the pandemic-induced lockdown keep large parts of the economy shuttered. अगर अभी एक दो क्वेश्चन पहले आपको बात समझ में आई कि ईडी की वॉज की कैसे पहचाने की पास्ट टेंस है ना, तो आपको शायद ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो गई होगी, बहुत टफ नहीं लगा होगा आपको। चेक कर लेते हैं एरर है पार्ट 4 में। क्या एरर है कि वही बात कि कीप नहीं आएगा, यहां पर कीप की जगह क्या आएगा, कैप्ट आएगा। कीप नहीं आएगा क्योंकि कीप प्रेजेंट टेंस है और हमें यहां पर कीप की पास्ट फॉर्म कैप्ट यूज करनी है, बिकॉज द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस। वही बात जो मैंने आपको पहले सेंटेंस में बताई थी कि सेंटेंस पास्ट फॉर्म में है। कैसे पता चला, एक छोटी सी पहचान भी बताई थी कि देखिए जब आपने पहली लाइन पढ़ी तो उसमें लिखा था आउटपुट इन द 8 कोर इंडस्ट्रीज सफर्ड, क्या लगा है, ईडी, यानी कि ये कैसा वर्ब हो गया, पास्ट फॉर्म हो गई ना वर्ब की, सफर्ड, यानी कि 8 कोर इंडस्ट्रीज जो हैं उनका आउटपुट सफर हुआ है, मतलब काफी हद तक प्रभावित हुआ है, बुरा प्रभाव पड़ा है उस पर। एंड ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन, वो सिकुड़ा है, वो जो आउटपुट है उस पर प्रभाव पड़ा है, वो पूरी तरीके से ओवरऑल सिकुड़ा है फॉर अ थर्ड स्ट्रेट मंथ इन मे। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर आज मई तक, मार्च से लेकर मई तक लगातार 3 महीने हो गए और उसका आउटपुट अच्छा खासा ओवरऑल सिकुड़ा है एज द, जैसे कि पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन। पैंडेमिक मतलब
जो महामारी फैली है, ये जो बीमारी फैली है, इसकी वजह से हुआ लॉकडाउन, पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन कैप्ड, उसने रखा लार्ज पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी शटर्ड। उसने क्या रखा? ये जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, इसने अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े हिस्से को कैसा रखा? बंद रखा, शटर्ड रखा। लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी को अच्छा खासा धक्का लगा है, बहुत आघात पहुंचा है, क्योंकि बहुत समय तक बहुत सारी चीजें, सब कुछ तो बंद रहा है ना, तो उससे ओवरऑल आउटपुट जो है वो घटा। सारी बात पास्ट की हुई, क्योंकि हमें कैसे पता चला? क्योंकि देखिए ईडी की बात हुई, सफर्ड हुआ है ना, लगातार 3 महीने वो सफर हो के, कॉन्ट्रैक्ट हो के उसे अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। तो इस वजह से यहाँ पर कीप नहीं आएगा। एक वर्ब की फॉर्म पास्ट टेंस में है तो पूरे सेंटेंस में दूसरा वर्ब भी पास्ट टेंस में, क्योंकि बात भी पास्ट टेंस की हो रही है। इफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग तो सेशन को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स, अपनी क्वेरी पूछिए। यूट्यूब में जो कमेंट बॉक्स है वहां पर आप अपनी डाउट्स लिखिए कि मैम मुझे ये डाउट है, या मैम मुझे ऐसे नहीं समझ में आता तो मैं इसको क्या करूं। ठीक, हर चीज पूछिए, आपको हर चीज का जवाब मिलेगा। क्वेश्चंस आपके जितने भी है ना, मैं सब सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट, एक और चीज, वही बात जो मैंने आपसे पहले भी कहा था, टिप छोटी सी, कि ट्रैक द टेंस व्हाइल रीडिंग द सेंटेंस। जब आप सेंटेंस पढ़ रहे हो ना, तो टेंस को ट्रैक करते हुए चलिए कि स्टार्टिंग में कौन सा टेंस चला रहा है। तो जिस टेंस में बात हो रही है सारी बात फिर उसी टेंस में होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सारी बात मैं अपने कल के रूटीन की बता रही हूँ फिर अचानक से मैं उसमें इज लगा के बात करने लगूं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। छोटा सा टिप था आपके लिए। चलिए अगला, a latest PMI data from researcher IHS Markit paints a less than promising outlook for manufacturing while contracted again in June, albeit at a softer pace. ठीक, एरर अगर ढूंढ पाए हैं तो भाई बधाई, पार्ट 1 में ही एरर थी। क्या एरर थी? बहुत सिंपल एरर थी, बहुत सिंपल, जो आपने शायद 7th 8th 9th तक में भी इतनी बार सॉल्व कर ली होगी। क्या? कि लेटेस्ट के पहले आ नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा? द लगेगा। लेटेस्ट के पहले आ नहीं लगेगा, द लगेगा। मैम क्यों लगेगा? क्योंकि रूल होता है एडजेक्टिव का कि जब भी आपको एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे उससे पहले हमेशा क्या लगाइएगा? उससे पहले हमेशा द लगाइएगा। जैसे कि गुड, बेटर और बेस्ट, तो बेस्ट के पहले क्या लगेगा? द लगेगा। ठीक, बेस्ट के पहले क्या लगेगा? द लगेगा। ठीक, इसी तरह से जो भी आपको एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे तो उससे पहले आपको आर्टिकल जब भी लगाना हो क्या लगाइएगा? द लगाएगा, कुछ और मत लगाइएगा। ये तो बहुत सिंपल था। अगर ये सिंपल था तो एक बार जो सेशन है ना इसको शेयर कर दीजिए और जरूर बताइए कि सिंपल था कि नहीं था। चलिए नेक्स्ट, एनोस्मिया की बात हो रही है। एनोस्मिया क्या होता है? द लॉस ऑफ वंस सेंस ऑफ स्मेल। जब इंसान अपनी सूंघने की शक्ति को खो देता है उसे कहते हैं एनोस्मिया। 1 नंबर का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी दे रही हूं मैं आपको यहां पर, एनोस्मिया। ठीक, आंसर देख लेते हैं। पार्ट 3 में है एरर। क्या एरर है? इज डिफिकल्ट टू लिव विद। इन्होंने कहा है इज शुड बी यूज बिफोर साइकोलॉजिकली डिफिकल्ट, यानी कि एक तो ये है एडवर्ब। कैसे पता चला? क्योंकि ly लगा है। और ये क्या है? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मतलब कठिन। ये है एडजेक्टिव, ये है एडजेक्टिव और ये है एडवर्ब। एडवर्ब कैसे पहचाने? ly लगा। एडजेक्टिव कैसे पहचाने? क्योंकि वो किसी चीज की विशेषता बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता। जैसे ये पेपर बहुत कठिन था, पेपर बहुत डिफिकल्ट था, या जर्नी बहुत डिफिकल्ट थी, है ना। तो किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं। जर्नी की विशेषता क्या है? कि वो कैसी थी? डिफिकल्ट थी। तो विशेषता बता दी इससे नाउन प्रोनाउन की। ये हो गया एडजेक्टिव और ये रहा एडवर्ब।
एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है भाई? एडजेक्टिव को ही तो क्वालिफाई करेगा ना, या वर्ब को करेगा, या एडजेक्टिव को करेगा, या दूसरे किसी एडवर्ब को करेगा, या पूरे सेंटेंस को करेगा। एडजेक्टिव को करेगा, हेल्पिंग वर्ब को तो नहीं कर रहा ना, इसलिए इज आ जाएगा पहले और साइकोलॉजिकली डिफिकल्ट हो जाएगा एक साथ। क्लियर है? क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना, इसलिए किसके पहले आएगा? एडजेक्टिव के ही पहले आएगा, किसी और हेल्पिंग वर्ब या पार्ट ऑफ स्पीच के पहले ऐसे नहीं है। ठीक, चलिए, रूल है बिकॉज एडवर्ब क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, क्योंकि एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। सिर्फ एडजेक्टिव को ही क्यों करता है? वर्ब को भी करता है, दूसरे एडवर्ब्स को भी करता है, और पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर देता है। बच्चे ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ एडजेक्टिव को ही क्वालिफाई करते हैं ना, ये तो एडवर्ब की एक डेफिनेशन है कि वो सब चीज को क्वालिफाई कर देता है, एडजेक्टिव को, वर्ब को, अपने जैसे दिखने वाले दूसरे एडवर्ब्स को भी, यहां तक कि पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Border Roads Organization has built 3 new strategic bridges near Nimu, which are helping the Indian Army move its tanks to the eastern Ladakh sector. अब कुछ होंगे जिन्हें एकदम सेंटेंस पढ़ते ही एरर मिल चुकी होगी, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, और कुछ होंगे जिन्होंने इतनी देर में 2 बार पढ़ लिया होगा लेकिन फिर भी उन्हें एरर नहीं मिली होगी। कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, ट्राई कर लीजिए कि एरर कहां हो सकती है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। आंसर है पार्ट 1 में एरर है। क्या एरर है पार्ट 1 में? कि ये जो BRO है ना, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके पहले द लगेगा, द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन या फिर BRO। ठीक, इसके पहले क्या लगेगा? दा लगेगा। क्यों? क्योंकि रूल कहता है कि जब भी किसी भी संगठन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम की बात हो, आप उससे पहले दा जरूर लगाइए। ठीक, जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम की बात हो, आप उससे पहले दा लगाइए। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह से उन्होंने नीचे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कि जब भी बात किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो तो आप वहां पर द लगाइए, उसके पहले जरूर लगाइए। ठीक, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप इस सेशन को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। YouTube पर सब्सक्राइब के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक, हम आपको Instagram पर भी मिलेंगे, हम वहां पर डेली आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए देते रहेंगे। हम आपको Facebook पर भी मिलेंगे, एग्जाम नीति का पेज है। ठीक, प्लस हम आपको YouTube पर भी वीडियो दे रहे हैं, इसके साथ साथ हम आपको टेलीग्राम पर भी मिलेंगे। तो आपको जब हम शोज को बढ़ाएंगे और आपको किसी भी चीज का PDF चाहिए होगा तो वो भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है और इस तरह के और सेशन से, तो हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए कार्पे डियम।